हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कवर करता है। यहाँ हम जो ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं वो सीबीएसई के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और आपको सब चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, हैंस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आज का वीडियो क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर के ऊपर बेस्ड है और ये इस सीरीज़ में सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक्सरसाइज होगी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे लिए सबसे पहले एक प्री कंडीशन आती है। हम ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो मैट्रिक्स ले आएँ और वो हमेशा हमारे मल्टीप्लाई हो सकें। हमारे लिए सबसे पहले प्री कंडीशन चेक करनी पड़ती है, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, अदरवाइज़ वो डिफाइन नहीं होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो प्री कंडीशन पे सबसे पहले समझते हैं। प्री कंडीशन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी डिफाइन तभी है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हों, तभी वो हमारा डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें ये प्री कंडीशन चेक करनी पड़ेगी जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखें। उसके बिना हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगा अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो इसलिए सबसे पहले प्री कंडीशन चेक करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से चीज़ें कुछ आसान तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें फिर चेक करेंगे कि हम किस तरह प्रोडक्ट उसका निकाल सकते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इस एग्जांपल में हमने लिया ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसके हमने जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बता दिए और उनका लोकेशन के बारे में बता दिया है। बी हमारा दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x3 है और उसके सारे हमने लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स बता दिए हैं। अब हम ये मानते हैं कि उसका हमें ए बी यानी कि प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें प्री कंडीशन चेक करना पड़ेगा। प्री कंडीशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर लिख लिया, फर्स्ट मैट्रिक्स का ए का, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिख लिया। ठीक है, तो हमें ये पार्ट चेक करना है, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारा प्री कंडीशन सेटिस्फाई होता है। जो हमने पढ़ा था ये वही चीज़ है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ से। तो ये दोनों बीच वाली चीज़ें, बीच वाले नंबर्स उस वही बता रहे हैं। तो ये प्री कंडीशन मेरा मैच होते ही अब हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर ये बाकी बचे दोनों नंबर हमें बता देते हैं, यानी कि उसका ऑर्डर होगा 2/3। ये ऑर्डर होगा ए बी का। ठीक है, ए बी का ऑर्डर हमने निकल गया। तो ये ऑर्डर निकालने के बाद हमने एक एग्जाम्पल सपोज कर दिया कि हमारा ए बी जो है वो एक मैट्रिक्स सी के बराबर है। ठीक है, सी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया और ए बी इज इक्वल टू सी, और सी जो है वो 2/3 ऑर्डर का होगा। तो 2/3 ऑर्डर के लिए हमने एक लोकेशन, उस सब एलिमेंट्स का लोकेशन सी का भी बता दिया। ठीक है, अब हमारा काम जो बचा है इसमें वो बच गया है कि इन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ क्या होगी। ए बी के टर्म्स में हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो चलते हैं वो देखने के लिए कि उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो C11 अगर हम देखें तो C11 1 का सिग्निफिकेंस ये है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहता है ये। तो इसी का हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट रो हम लेते हैं पहले मैट्रिक्स का हमने फर्स्ट रो ले लिया, रो 1। ठीक है, और सेकंड कॉलम का सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लिया, ये हमारा कॉलम 1 हो गया। ठीक है, अब
इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से कर दो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना होता, तो वही हमारी C11 की वैल्यू हो जाएगी। देखते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा A11 इंटू B11, ठीक है, A11 इंटू B11, फिर प्लस का साइन लगाया और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा A12 इंटू B21, ठीक है। तो ये दोनों का सम जब हमने कर दिया तो यही C11 की वैल्यू आ गई, ठीक है। C11 की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमें देखना चाहिए कि C12 की क्या वैल्यू होगी। C12 की वैल्यू अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। C12 की वैल्यू निकालने के लिए अब हम एक मिनट, इसके लिए फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा। C12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो हमने ले रखा है, अब हम सेकंड कॉलम इसका उठाते हैं। ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। तो C12 की वैल्यू अब फिर वही काम करना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और उन दोनों का सम निकाल लो। तो C12 में हमारा होगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। तो यही तो हमने यहाँ लिख रखा है, ये हमारा C12 की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हमें C13 की वैल्यू निकालनी है। C13 की वैल्यू निकाल के देखते हैं अब। तो C13 की वैल्यू के लिए भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 लेना पड़ेगा और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 3 लेना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सम कर दो। तो ये हो गया A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23, ठीक है। और यही हमारा C13 की वैल्यू हो गई। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि अब हमें C21 की वैल्यू निकालनी है। ये जो C21 है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू अब निकालने के लिए भी सेम काम करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। बस अब हमें सेकंड रो में आना होगा, क्योंकि C21 का मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का उठा लो और फर्स्ट कॉलम होगा सेकंड मैट्रिक्स का। तो ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम, सेकंड रो सॉरी, और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। तो A21 C21 की अभी हम निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये होगा A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, और यही तो हमारा C21 की वैल्यू है, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, ठीक है। अब इसी तरह से और आगे भी चलते हैं। तो अब 22 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। C22 की वैल्यू क्या होगी। C22 की वैल्यू के निकालने के लिए भी सेम काम करेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, हमेशा हमारा तरीका एक ही रहेगा और उसी तरह हमें चलना है। C22 का मतलब हुआ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो हमने इसका उठा लिया फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम उठा लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो A21 इंटू B12, तो ये हमारा C22 की निकाल रहे हैं, C22 का A21 इंटू B12 आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले का प्रोडक्ट निकालो, A22 इंटू B22, A22 इंटू B22 आ गया यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड कर लेना। इन दोनों को ऐड करते ही हमारा C22 की वैल्यू भी आ गई। और सेम काम हमें अब थर्ड और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए करना है। लास्ट वाला एलिमेंट जो हमारा है वो है C23। इसका मतलब हुआ सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले ही ले रखा है, तो थर्ड कॉलम इसका उठा लो। थर्ड कॉलम जैसे ही उठाया हमने, इसके बाद अब प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान हो गया। A21 इंटू B13, A21 इंटू B13, ठीक है, इसका अभी हम निकाल रहे हैं। और उसके बाद फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, A22 इंटू B23, तो ये हो गया A22 इंटू B23, और इन दोनों को अब ऐड कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने सब सारे के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल लिया और सबकी वैल्यू निकाल ली क्या होगी। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, बस ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ क्या स्टेप्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जब भी हमें दो मैट्रिक्स दिया जाए, सबसे पहले प्री कंडीशन चेक करो। प्री कंडीशन होता है कि आपके दोनों ये जो बीच के एलिमेंट्स बीच के नंबर्स हैं, ये इनको इक्वल होना चाहिए। हमने ऑर्डर
अगल बगल लिख लिया, बीच के एलिमेंट्स को देख लिया, और ऑर्डर लिखते समय हमें फर्स्ट जैसे ए बी निकालना है तो ए का पहले यहाँ ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसलिए ये मैं बता दे रहा हूँ कि ए का ऑर्डर लिखा है इधर, यहाँ बी का ऑर्डर लिखा है, ए बी निकालना है इसलिए। और इसके बाद बीच के दोनों जो नंबर्स हैं इनको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। ये दोनों इक्वल निकल आए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये प्री कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये सेटिस्फाई होते ही अब हम निकालते हैं कि प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हमारा ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर ये दोनों नंबर बता देते हैं, 2/3 ये बता दिया ए बी का ऑर्डर। तो ए बी हमने एक मैट्रिक्स जेनरिक मैट्रिक्स ले लिया और उसके सारे एलिमेंट्स हमें 2/3 ऑर्डर का बताना था, तो 2/3 का ऑर्डर का ही हमने सी बनाया। सी जो है हमारा ए बी है, ठीक है। और इसी का हमने जेनरिक एलिमेंट्स लोकेशन उसका बता दिया कि लोकेशन कौन कौन सा होगा। अब हर लोकेशन के लिए हमें जैसे निकालना होता है कि उसके लिए हम एक छोटा तरीका यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए काम को बहुत आसान कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये C12 वाली वैल्यू लेकर के देखता हूँ। C12 के लिए हमें करना होता है C12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो हमें लेना है, वो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड कॉलम लेना है वो सेकंड मैट्रिक्स का। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, और इन दोनों का सम कर लो। तो इस तरह से C12 के वैल्यू आ जाएगी A11 इंटू B12, A11 इंटू B12 ये रहा। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से A12 इंटू B22, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। अब ये दोनों जो नंबर्स आए इनको अब हमें सम कर देना है, दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर देना है, तो C12 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने C11 12 और सारे एलिमेंट्स का की वैल्यू निकाल ली है। तो इनको हमें इसके इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, C11 की वैल्यू डाली, C12 और सब वैल्यू यहाँ डाली, तो ए बी हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमें ए और बी के टर्म्स में चाहिए था, वो हमें वैल्यू निकल कर आ गई है यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे अच्छे से ध्यान से समझ लोगे तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसे समझना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट पर क्वेश्चन कुछ आ ही जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल गया। अब अगर हम इस एग्जाम्पल की जगह अब हम सिंबॉलिकली देखें तो क्या वैल्यू आती है, वो भी सेम आएगी, बस इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये शुरू में अगर आप देखते तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल पे ही सीधा जंप करना सही समझा। ए और बी हमारा दो मैट्रिक्स है, ऑर्डर m/n और n/p है। तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ दोनों n और n है, इसका मतलब यहाँ पर प्री कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, तो ए बी मेरा डिफाइंड होगा। और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर आ जाएगा m/p, ठीक है, m/p ऑर्डर आ गया। अब उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे, जो C मेरा नया मैट्रिक्स बना, ए बी का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना, उसके सारे एलिमेंट्स हमें इस तरह से निकालने हैं। तो CIK इज इक्वल टू समेशन, सिग्मा का साइन मतलब समेशन, जितने भी टर्म्स होंगे उन सबको ऐड करना पड़ेगा, AIJ इंटू BJK, और यहाँ पर J की आपकी वैल्यू 1 से लेकर के N तक आएगी, ठीक है। तो जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स लिया था AB, उसी पर हम चलते हैं। AB का एग्जाम्पल पर चलते हैं और उस पर हमने I की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, K की वैल्यू को 2 लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो हमने जो एलिमेंट निकाला वो हो गया C12 एलिमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जहाँ पर भी I था वहाँ हमें 1 लेना है, K की वैल्यू 2 लेनी है। तो हमारा क्या बन गया, C12 इज इक्वल टू A1J, ठीक है, BJ और 2, ठीक है, ये आ गया। अब J मेरा जो है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर के N तक होगी। तो N की वैल्यू क्या है, N यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये 2 है।
तो इसलिए ये इसकी वैल्यू जे की वैल्यू 1 और 2 होगी, यानी कि ये हो गया मेरा ए। अब सबसे पहले जे की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, ए 1 1 बी 1 2, फिर यहाँ पर समेशन का साइन था तो ये समेशन का मैंने लिख लिया प्लस। इसके बाद अब जे की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं क्योंकि 2 तक ही जाएगा ये, तो ए 1 2 बी 2 2, तो ये मेरा C12 हो गया। और अगर हम चेक करें इसको जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो A11 B12 प्लस A12 B22 इसके बराबर ही आया ये, और ये दोनों बराबर हैं, इक्वल आए। तो आपके पास एग्जाम्पल में जो तरीका मैंने बताया था वो थोड़ा सा इजी था, उसके हिसाब से बता दिया, और रिज़ल्ट लेकिन एक ही आएगा। जो आप सिंबॉलिकली चीज़ों को देखो तो वो भी वैल्यू वही की वही देगी, बस वो एक बार देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। इसलिए आप जो आपको तरीका सही लगे उसके बेस्ड पर आपको एग्जाम्पल इसको सॉल्व करना चाहिए। प्रोडक्ट जब दिया रहे तो उसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है। इसके ऊपर कुछ हम एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज हम ये जो लेकर के आए वो हम देखते हैं अब। तो एक्सरसाइज कहता है कि आपके दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, उसके ऑर्डर दे रखे हैं, इसके ये ऑर्डर जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, अब हमें चेक करना है फर्स्ट चीज़ कि ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे या नहीं, मतलब इनका प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। फर्स्ट चीज़ वो चेक करना है। अगर डिफाइंड है, इफ़ दे कैन बी मल्टीप्लाइड, देन मेंशन द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो जो हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ अब हम फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं। फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का 3/3 है, 3/3 हुआ। और दूसरे वाले का क्या ऑर्डर है, 2/3। ठीक है, तो हम तो ये दोनों को चेक किया करते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट इसका डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह के दो मैट्रिक्स अगर हमें मिल गया तो ये समझ लो कि उसका प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा, उन दोनों का हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले में ये पहला मैट्रिक्स मैंने लिखा, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लिया और दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिख लिया यहाँ पर। तो इन दोनों का चेक किया, ये दोनों बराबर हैं, हाँ जी बिल्कुल बराबर हैं, तो मतलब मेरा प्री कंडीशन मीट कर गया, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनका प्रोडक्ट जो आएगा, वो प्रोडक्ट का जो मेरा ऑर्डर आएगा वो ये नंबर्स आएंगे, जो बचे हुए नंबर्स होते हैं, यानी कि 3/2 का ये ऑर्डर होगा। ठीक है, उसी तरह आगे चलते हैं। मेरा थर्ड पॉइंट कहता है कि 4/3 और दूसरे वाले का 3/1 है, तो ये दोनों इक्वल है। जी हाँ बिल्कुल इक्वल है, यानी प्री कंडीशन मेरी मीट कर गई। प्री कंडीशन मीट करते ही मुझे ये समझ आ गया कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो हो सकता है और इनका जो ऑर्डर रिजल्टेंट जो आएगा उसका ऑर्डर होगा 4/1। ठीक है, ये फोर्थ वाला भी देखते हैं, 2/2 और 3/3। यहाँ पर तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो ये डिफाइंड होगा ही नहीं, इनका प्रोडक्ट आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, इनका ए भी निकल के नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। लास्ट वाले का देख लेते हैं, 1/3 और 3/2। तो अब तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या होगा, 3/3 है। ठीक है जी, प्री कंडीशन मीट हो गई और इनका ऑर्डर हो जाएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 1/2 का होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज इसलिए की गई थी जिससे कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए, प्री कंडीशन के बारे में एक आपको पता चल जाए, और फाइनल ये पता चल जाए कि रिजल्टेंट जो इसका आएगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा। और जहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ आप प्री कंडीशन में ही चेक करके फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें ये फोर्थ वाला पॉइंट था, इसमें फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल था इसमें मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो ए भी आप निकाल ही नहीं सकते इस तरह के केसेस में, तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए। तो उस चीज़ों का एक्सरसाइज करने के लिए ये एग्जाम्पल दे रखा था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा है कि ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम मैट्रिक्स की तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चाइल्ड है, दो चाइल्ड हैं ए और बी। ए जो है उसकी डिमांड है ये चीज़ें, ठीक है, चिप्स, मफिन्स, बिस्किट्स। दूसरा चाइल्ड है, ये चाइल्ड की डिमांड ये अलग है।
तो ये चाइल्ड्स जो हैं वो काफ़ी परेशान कर रहे हैं अपने गार्जियन को कि हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब गार्जियन ने कहा भाई ठीक है, ये तो ये मांग रहे हैं, इनके लिए पहले मुझे कॉस्ट निकाल लेनी चाहिए, ये इनकी डिमांड की कॉस्ट कितनी होगी। तो उन्होंने सब चीज़ों का सबसे पहले जो भी आइटम्स है उनका कॉस्ट निकाला, क्या क्या कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ चिप्स 10 रुपये का पैकेट है, मफिन्स 20 रुपये का है और बिस्किट 5 रुपये का पैकेट है। तो अब हमें ये बताना है कि उन गार्जियंस को कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर वो इस दोनों बच्चों की बात मानते हैं। दोनों बच्चों की अलग अलग डिमांड की कॉस्ट निकालनी है और उसके लिए हमें मैट्रिसेस यूज़ करनी होगी। ठीक है, ये हम सिंपल तरीके से भी कुछ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके हम निकाल सकते थे, और अब हम लेकिन मैट्रिक्स पता है हमें, तो हम मैट्रिक्स को यूज़ करके इसका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी चीज़ें इन्होंने लिख रखी थी ए चाइल्ड के बारे में, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, 3 चिप्स 2 मफिन्स 1 बिस्किट, जो हमने यहाँ पर देखा था उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा। चाइल्ड बी का भी उसी तरह टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। 2 चिप्स 1 मफिन्स 2 बिस्किट, जो चीज़ें चाहिए थी वो सब डिमांड्स यहाँ पर लिख ली है। अब दूसरा एक बनाया हमने कॉस्ट वाला, उसका टेबल बना लिया। कॉस्ट इन चीज़ों की कितनी कितनी है, तो 10 20 5 जो रुपये लिख रखे थे वो हमने यहाँ टेबल में लिख लिया। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देने की है कि हमें जो भी आइटम्स को सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ए का आइटम ए में, बी का आइटम बी में लिखना होगा। और दूसरी चीज़, जिस ऑर्डर का हमने इसका ऑर्डर रखा है तीनों आइटम्स का, उसी ऑर्डर में यहाँ रेट वाले टेबल में भी रखना होगा, अदरवाइज़ हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ जिस तरह से ऑर्डर रखा है रो वाले फॉर्म में चिप्स मफिन्स बिस्किट, उसी तरह हमने कॉलम वाले फॉर्म में लिख दिया चिप्स मफिन्स बिस्किट। ये दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो इस तरह हमने ये काम अभी तक ठीक किया। अब इसके बाद चलते हैं, तो इसके बाद हमें करना ये है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स बने, तो 3 2 1 2 1 2 जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिख रखी है उसे हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। और ये जो दूसरा टेबल है इसका भी मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख करके वैल्यूज़ यहाँ निकाल दी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, तो वही कॉस्ट ऑफ द डिमांड हो गई। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है, ये सबसे पहले हम फर्स्ट रो उठाया हमने, उसको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर, तो फर्स्ट एलिमेंट से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3 × 10 2 × 20 + 1 × 5, वो लिख लिया यहाँ। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा कितना हो गया 2 × 10 1 × 20 2 × 5, उसको यहाँ कॉपी कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना ही केवल काम बच गया, अदरवाइज़ तो और कुछ काम इसमें बचा नहीं। तो इस तरह से हमने निकाल करके देखा, तो ये 75 और 50 इन दोनों बच्चों के जो डिमांड्स है उनकी कॉस्ट अलग अलग इतनी होगी। चाइल्ड ए की जो डिमांड है उसकी कॉस्ट 25 रुपीज़ है, और चाइल्ड बी की जो डिमांड है वो ₹50 की है। यानी कि चाइल्ड ए जो है वो उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही महंगी है। ठीक है, तो चलो ये हमारा एग्जाम्पल से निकल गया चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था जो हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, तो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है, कौन सी नहीं करती है। जैसे हमने एडिशन के लिए किया था, तो सेम काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कम्यूटेटिव देखते हैं। कम्यूटेटिव ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, उल्टा सीधा एक समान होता, तो इस तरह a × b = b × a। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसलिए ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। और यहाँ पर हमने इसलिए मेंशन नहीं कर रखा था, नोट में ऑफ कोर्स ये लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। इन जनरल तो ये सेटिस्फाई नहीं होता, मे भी कुछ अगर आप स्पेसिफिक केस निकाल लोगे तब फिर वो ऐसा हो सकता है कि ए बी हमने इस तरह से चूज़ किया जिसकी वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती होगी तब। लेकिन वो हमारा तो ये होता है कि वो लॉ प्रॉपर्टीज़ तभी होल्ड करती मानी जाती है जब वो हमेशा हर केस में आपकी अप्लाई हो सके, तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। एसोसिएटिव पे आते हैं। एसोसिएटिव में कहता है ए हमारा तो जो ब्रैकेट होती है उसका ही तो चेंज होता है, तो ये ब्रैकेट अभी बी सी पर है, यानी कि बी और इंटू सी ये प्रोडक्ट पहले निकालना है और उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, जो रिज़ल्ट आएगा। दूसरा कहता है ए बी को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसको सी से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये दोनों अगर हम करें तो रिज़ल्ट हमारा सेम आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चीज़ें इक्वल रहेगी। तो ये आप कुछ अपना जेनरिक मैट्रिक्स उठा करके भी चेक कर सकते हो या कोई एग्जाम्पल मैट्रिक्स ले करके देख सकते हो। तो ये हर
केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि a आपने रखा और b प्लस c आपने ब्रैकेट के अंदर रखा, तो ब्रैकेट हटाने पर a इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये ब्रैकेट हटाने वाली चीज़ केवल होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो a प्लस बी को आप मान लो अब अंदर रख लिया ब्रैकेट के अंदर और c को बाहर रखा, तो ब्रैकेट हटा करके हम देखते हैं a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ठीक है, तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये भी हमेशा होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी हम फिर से याद कर लेते हैं क्या आइडेंटिटी हुआ करती है। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी तो a इंटू आपका कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं इससे कि जिससे मेरा नंबर सेम एज इट इज़ रह जाए, मैट्रिक्स मेरा एज इट इज़ रह जाए, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस केस में मेरा नंबर होता है i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इंटू आई इज इक्वल टू a। ठीक है, कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं a11, a12, a21 और a22। ये मेरा एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो गया। और i हमें लेंगे तो वो होगा 2 बाई 2 होगा, तो यहाँ पर हमें 1 1 प्रिंसिपल जो हमारा डायगनल होता है उसमें 1 1 लेते हैं और बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट 0 होते हैं। उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या निकल के आता है। a11 इंटू 1, a12 इंटू 0, तो ये हो गया a11 प्लस 0। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट 1, तो a11 इंटू 0 प्लस a12 इंटू 1, यानी कि 0 प्लस a0 प्लस a12। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करके देखते हैं। a21 इंटू 1 इंटू a22 इंटू 0, तो a21 प्लस 0, और लास्ट वाला एलिमेंट a21 इंटू 0 प्लस a22 इंटू 1, यानी कि 0 प्लस a22। तो यही तो मेरा A मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो a11, a12, a21 और a22। ठीक है, तो ये मेरा I जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देखेंगे, लेकिन वो कुछ और कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हम उस पर जंप कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो CBSE 2017 में आया हुआ है, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड मैट्रिक्स A सच दैट, ये हमारा एक मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे मैट्रिक्स A के साथ, तो आपका फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, वो ये आया है। तो आपको A की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स A की वैल्यू। तो ग्राउंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा, अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई किया जाए, तो सबसे पहले वीडियो को एक बार पॉज कर दें और ये ट्राई कर लो आप अपने से। बन गया वेल एंड गुड, नहीं बना तो फिर उससे हम कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें हम गलत करते हैं जिसकी वजह से हमें ठीक से समझ नहीं आया था, या फिर कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सॉल्व नहीं हुआ। तो हम थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपना एक बार ट्राई कर लें। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें इसका ये कंडीशन निकालना होगा कि सबसे पहले तो हम इन सब का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर इसका अगर देखें तो 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, 3 बाई 2, और इसका अगर ऑर्डर देखें तो ये भी 3 बाई 2 ही है। तो इसका मतलब A का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, यहाँ 2 इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के, तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो ये दोनों मैच करेंगे, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन होगा, अदरवाइज़ डिफ़ाइन ही नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों अब मेरे बराबर हो गए। ठीक है, तो अब मेरा रिज़ल्टेंट जो आया है वो है 3 बाई 2। तो 3 तो यहाँ से मिल गया मुझे, और 2 मुझे फिर यहाँ से मिलेगा। तो यानी कि ये A का जो ऑर्डर होगा वो 2 बाई 2 मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले एक चीज़ तो इसमें यही था कि आपको ऑर्डर निकालना होगा A का, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट A बी
2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका हम ले लेते हैं ABCD ऐसी कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 और -3 -1 0 4, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ABCD से, ABCD, ठीक है। ये रहा मेरा LHS साइड। LHS साइड किससे देखते हैं क्या हो रहा। तो फिर ये किस तरह मल्टीप्लाई होता, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, क्या आया 2A और -1 ऑफ C, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, 2B -D, 2B -D, ठीक है। ये फिर ये यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू A, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू A 0 इंटू C, तो A और +0। सिमिलरली नेक्स्ट आइटम जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू B यानी कि B -0, ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3A और +4C, और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -3B +4D, ठीक है। अब सॉरी, ये ऐसे होगा बड़ा सा, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का मतलब ये हुआ कि आपको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स था 2A -C A और -3A +4C, यहाँ पर क्या हुआ 2B -D B और -3B +4D। ये जो मैट्रिक्स आया ये इक्वल रहेगा जो मेरा मैट्रिक्स गिवन था, प्रोडक्ट मैट्रिक्स 1 9 2 -2 -18, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए तभी हो सकता। अगर हम अब रो 2 में देखें, रो 2 से हमें क्या मिलता, रो 2 मेरा इजी इसलिए है कि यहाँ पर A है, A B केवल है और यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है। तो रो 2 से हमें क्या मिला, A इज़ इक्वल टू 1, B इज़ इक्वल टू -2, ये तो सीधे सीधे हमें वैल्यू निकल गई। अब रो 1 से हम रो 1 को इक्वेट करके देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 2A -C इज़ इक्वल टू -1, और सेकंड वैल्यू क्या आएगी 2B -D इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब 2A की वैल्यू पुट कर दिया 1 है, तो 2 -C इज़ इक्वल टू -1, और इससे क्या आया C इज़ इक्वल टू, C मेरा इधर आ गया तो ये इधर आ जाएगा, C इज़ इक्वल टू 3 की वैल्यू आ गई। अब इधर देखते हैं क्या वैल्यू आई, इधर है 2B, B की वैल्यू -2 है, तो -4 -D इज़ इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा, D को मैं इस तरफ ले आता हूँ, -4 -2, तो D इज़ इक्वल टू -4 -2 -6। तो ये मेरा ABCD की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि थर्ड रो 3 पे तो हमने कुछ वैल्यू देखी नहीं, तो रो 3 की वैल्यू हम वेरीफाई कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू बिल्कुल सही आई है। ये वेरिफिकेशन है सच, और कुछ इसके सच ज़रूरत नहीं है। तो -3A +4C, तो -3 इंटू 1 तो -3 +4C, C की वैल्यू क्या है 3 है, 4 3 12, 4 3 12, 12 -3 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 वैल्यू है, बिल्कुल सही है। -3B +4D, B की वैल्यू -2 है, तो -3 इंटू -2 6 हो गया, 6 + 4 इंटू -6 यानी कि -24, -24 + 6 यानी कि -18, तो ये वैल्यू बिल्कुल सही आई है ABCD की जो वैल्यू है। तो हैंस A जो हमारा निकालना था, हैंस A मैट्रिक्स जो है वो उसकी वैल्यू होगी ABCD, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -6, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकालना था, सबसे पहले ऑर्डर निकालना था। ऑर्डर हमारा इस कंडीशन से ही निकलता कि ये मैट्रिक्स
मल्टीप्लिकेशन दोनों का पॉसिबल होना चाहिए था। और उसके बाद हमें एक जेनरिक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं, और इनको प्रोडक्ट निकाल करके लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट निकाल के देख लिया और उसको इक्वेट कर दिया राइट हैंड साइड के साथ। तो हमारी जो इक्वेशन इससे बने उससे हमारी ए बी सी डी चारों की वैल्यू आ गई और वही हमारा ए मैट्रिक्स था। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स उसी से निकल गया, तो हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो डू लाइक करें, अपने कमेंट्स अपने भेजें, लाइक करें। कुछ अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ आपको और चाहिए, कुछ और तरह के कंटेंट चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हम सारे के सारे वीडियोस सब चैप्टर्स के 11th और 12th के सारे चैप्टर्स के बारे में बता देंगे, आपको वीडियोस बनाते जाएंगे और हम सेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आइटम पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ए हमारा एक मैट्रिक्स है, m/n ऑर्डर का मान लेते हैं, और उसका ट्रांसपोज अगर हम निकालना चाहें तो वो निकल करके आता है, आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, तो वही ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं वो हम a' से। ए मैट्रिक्स हमारा था तो इसका ट्रांसपोज a' होगा, या फिर इसको और एक तरीका है ए ट्रांसपोज ऐसे दिखा देते हैं, टी दिखा देते हैं, तो ए ट्रांसपोज ये बन जाता है। तो ए ट्रांसपोज जब बनेगा हमारा तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम बन जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि एग्जांपल्स के साथ, जिससे ज़्यादा जल्दी क्लियर चीज़ें हो जाए। ए हमारा एक मैट्रिक्स है जो इस तरह का है, यानी कि ये किस ऑर्डर का है? 3/2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालने का ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी? आपको ये फर्स्ट कॉलम जो है इसको फर्स्ट रो बना दो और सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दो। फर्स्ट कॉलम को जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया बन गया 3 4 5, यहाँ वैल्यू आ गई। और 2 9 11 जो सेकंड कॉलम था उसको सेकंड रो बनाना है, तो 2 9 11 ऐसे वैल्यू आ गई। और इसका अगर हम वो देखें ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर 2/3 होगा, यानी कि यहाँ पर रो और कॉलम को अगर आपने इंटरचेंज किया तो आपका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जा रहा है। ठीक है, 3/2 से 2/3 बन गया। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कौन कौन सी होल्ड करती है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। जैसे देखो, आप एक ट्रांसपोज में करते ये हो कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम, नहीं, रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज करते हो, कॉलम्स को रोज़ से, और उसके बाद फिर से वही इंटरचेंज कर दिया। तो 2 बार इंटरचेंज करने से तो आपकी सेम वैल्यू आ ही गई, ओरिजिनल मैट्रिक्स की तो वैल्यू आ गई आपकी। तो यही है फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है एक आपने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को और उसका फिर हमें एक ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज उसका ये होगा कि के का ट्रांसपोज, के स्केलर का तो कोई ट्रांसपोज होता नहीं है, वो तो एज इट इज़ ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज ब्रैकेट से बाहर आया तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा ये। ठीक है, देखा जाए तो इस ब्रैकेट को एक्सपैंड ही करना है। फिर a प्लस बी, 2 मैट्रिक्स को हमने ऐड किया और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो वो होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ब्रैकेट को हमने हटाया तो वैसे ही निकल करके आ गया। a b ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, तब कैसे निकलेगा? ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। तो वो होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। तो यहाँ पर चीज़ें उलट जाती है, ऑर्डर आपका ए बी का ऑर्डर जैसे था तो वो बी ए हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नोट करने लायक है कि आपको ये इसका ध्यान रखना होगा। आप इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं कह सकते, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर नहीं है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है यही वैल्यू आपको लिखनी होगी, और आप उसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो आप, ये हमने प्रॉपर्टी में आज पढ़ा भी था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो यही चीज़ें थी आज के लेक्चर के लिए, बस इतना ही प्लान था। तो आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें, जो आप चीज़ें आपको कुछ और चाहिए हो कि इस तरह के कंटेंट और होने चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। और मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।